वेलकम फ्रेंड। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 3 अप्रैल है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उससे पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज आपको बहुत से पीटी फैक्ट नजर आएंगे। साथ ही साथ विजडम एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आज एक चीज़ों को समझने की प्रयास रहेगा समझने का कि मैं जिस फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ उसका असर आप लोगों को कैसे दिख रहा है। आज कुछ प्रीवियस टॉपिक जो कवर किए गए हैं अब लास्ट मार्च में ही, तो उसके टॉपिक रिपीट हुए हैं तो उसको कैसे कोऑर्डिनेट करना ये आप लोग आज सीख जाइएगा ताकि चीज़ों को है ना जल्दी और फास्ट फॉरवर्ड तरीक़ों से कवर किया जा सके। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ जो पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, बिहार में हिंसा थामने को केंद्र ने भेजे सशस्त्र बल। तो क्या ऐसे अधिकार केंद्र के पास होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। तो ऐसी आपात स्थिति में क्या करता है केंद्र कि राज्य के संदर्भ में सक्षम बल भेजता है जिसमें सीआरपीएफ होता है। ध्यान रखिए, केंद्रीय सशस्त्र सीमा पुलिस बल होती है जिसे बोला जाता है। उसकी 10 बटालियन भेजी गई यहाँ पर। हाल ही में जो रामनवमी हुआ था उसमें देश में बहुत जगह दंगे इस प्रकार के झड़प देखने को मिले हैं जहाँ पर दो संप्रदायों के बीच आपसी मनमुटाव के दौरान ये सब घटनाएं हुई हैं। तो उस पर केंद्रीय एजेंसियां, राज्य की एजेंसियां कैसे काम कर रही है। हालांकि अब स्थितियां कंट्रोल में है, फिर भी घटनाएं घट जाती, उसकी क्षति एक आम आदमी को उसकी चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर बात है कि क्या केंद्र केंद्र ऐसी शक्तियों का प्रयोग किन किन स्थितियों में कर सकता है। तो 2-3 स्थितियां आप समझिएगा। एक तो आपातकाल के दौरान पूर्णतः क्या करता है, आपातकाल के दौरान सभी केंद्र के द्वारा सभी राज्यों की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, प्रशासनिक शक्तियों का। एक तो आपातकाल की स्थिति को समान स्थिति में कब करेगा, जब केंद्र के कुछ संगठन कार्य कर रहे हैं, अर्थात संगठन कहने का मतलब कुछ कार्य ऐसा हो जो केंद्रीय स्तर के संदर्भ में हो रही है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री या तो हमारे देश के राष्ट्रपति है, उनका कार्यक्रम है किसी क्षेत्र विशेष में, तो लोकल मान लीजिए कोई एजेंसी है ना, उससे सारे पावर और जो क्षेत्र है वो केंद्र के एजेंसियों के पास आ जाती है और राज्य की एजेंसियां क्या करेगी, कोऑर्डिनेशन के भाव में आ जाएगी, अर्थात उन्हें सपोर्ट करेगी बैकडोर से। तो वहां पर ऐसी स्थिति में भी शक्तियों का प्रयोग करती है केंद्र। साथ ही साथ अगर इस प्रकार की ऐसी घटनाएं हो जाती है तो भी केंद्र की एजेंसियां हैं, जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जिसे सीआरपीएफ हम लोग कहते हैं, तो इसका प्रयोग केंद्र कर सकती है उन आपात स्थितियों में। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो लोकल पुलिस होती है किसी दबाव में, राजनीतिक दबाव में, प्रशासनिक दबाव में, क्षेत्र विशेष के दबाव में, अर्थात धर्म विशेष के दबाव में आके कार्य कर सकती है। ऐसा अमूमन देखा गया, यह इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। बहुत जगह ऐसे पुलिसिंग ने ऐसा अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। तो ऐसी घटनाओं में जहां पर धार्मिक आधार पर या जातीय आधार पर या मतभेद के आधार पर कोई हिंसा होती है तो अमूमन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ वहां तैनात की जाती है। इसका गठन इसलिए ही किया गया है कि देश के आंतरिक क्षेत्र में, मान लीजिए भारत के किसी भी आंतरिक क्षेत्र में ऐसी कोई घटना घट जाती है जहां पर मैंने जो बात किया, जात विशेष, भेद विशेष, वर्ग विशेष, वर्ग भेद विशेष या समूह विशेष, इस प्रकार की कोई घटना घट जाती है जिससे जातीय हिंसा हो जाता है, जिसमें आगजनी हो या दंगा हो या इस प्रकार घटनाएं हो जाए, तो क्या करेगी वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल वहां पर कार्य करती है। और इसमें अमूमन यह प्रयास किया जाता है इस पुलिस बल में जो आपको बटालियन जाएगा उसमें उस राज्य के, अर्थात उस राज्य से संदर्भित कर्मचारी अर्थात जो सेना के लोग होंगे वो नहीं होते हैं। और अगर होते भी हैं तो वो इतने सक्षम जरूर होते हैं कि इन सभी हालातों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सके, पर मंशा यही रहती है कि ना के बराबर हो प्रयोग में। तो ये आपको घटना याद रखनी, इस तरीके से उपयोग किया जाता है। बाकी सीआरपीएफ क्या है तो इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को कवर किया हूँ डिकोड सीरीज में, और पहले भी बहुत से क्लासेस में यूपीआई इसके प्लेटफॉर्म पर किया जा चुका है।
तो क्या करना, जाके आपको देश के सशस्त्र सीमा बल के बारे में चर्चा कर देख लेनी है, ताकि सारे जितने भी हमारे देश में पुलिस महकमा है और सेना के जो अंग है उसके बारे में आपको जानकारी वहाँ से मिल जाए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। समय बचाइए। न्यूज एनालिसिस अगर 2-3 घंटे का हो जाएगा तो आपके लिए भी उपयोगी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं डेवलप की जा सकती है। हालांकि मैं बोलने को तो बोल सकता हूँ, पर ऐसा नहीं कि आपको भी आपके नज़रिए से देखना होता है। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक जन सुरक्षा स्कीम। अब देखिए ये न्यूज़ है, आप लोगों को लगेगा कि बहुत ही हॉट न्यूज़ है, इसे कवर करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इस पर पहले भी क्या हुआ है, विवाद उत्पन्न हुआ है, उसको निकाला जा सके। केवल ये इंटरव्यू के फाइल से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए इस घटनाक्रम में किन्हीं का इंटरव्यू चल रहा है तो क्या होगा, उनके लिए कांग्रेस के पूर्व काल के चिट्ठों को पूछा जा सकता है, या अमूमन क्या होता है कि इंटरव्यू में भी ऐसे प्रश्नों से बचा जाता है, क्योंकि वहाँ होता है क्या कि आपकी राय जानने को तो लोग रहते हैं कि आपकी राय किस तरीके से इस मुद्दे पर है। फिर भी कोशिश किया जाता है इंटरव्यू के द्वारा कि इस प्रकार से है ना, जो क्वेश्चनों से बचा जाए। पर आपको जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनको एक बार नज़र रखनी चाहिए। पर फिलहाल आपको यूपीएससी के जो पीटी और मेंस के संदर्भ में टॉपिक नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग इससे बचिएगा, भावनाओं में मत बहिएगा। अब है अगला टॉपिक है यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में यह कवर करेगा सामाजिक सुरक्षा आर्थिक समृद्धि। सामाजिक सुरक्षा स्कीम, जितने भी स्कीम है आप लोगों को पता है सामाजिक सुरक्षा के तहत आते हैं। ऐसे रिलेटेड आपको वीडियो कवर किया जा रहा है योजनाओं में। जाके युक्तियाँ इसके प्लेलिस्ट में योजना का एक प्लेलिस्ट बना, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बातें की जा रही है। एक अभियान शुरू किया जाएगा, इस अभियान का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1 अप्रैल से 30 जून तक ये अभियान चलेगा। सबसे पहले तो ये याद रखनी, विशेष अभियान आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ये अभियान चलेगा। और देखिए यहाँ पर जो निम्न वर्ग को जन सुरक्षा स्कीम से जोड़ने का जो फैसला किया गया है, प्रत्येक सभी जिलों के ग्राम पंचायतों का स्तर पर आगामी 30 जून तक बैंक और स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि जो हर गांव में योग व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसका लाभ ले सके, उसका लाभ अर्जित कर सके। एक सेकेंड होल्ड की। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसी में देखिए बात है कि ये गरीबों के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, केवल वार्षिक किस्त पर है ना 436 रुपये की किस्त प्रीमियम पर 2 लाख के लिए जीवन बीमा दिया जाता है गरीबों को। ध्यान रखिए, गरीबों को सोचने के लिए ऐसी कोई योजना पहले नहीं हुआ करती थी जिनमें उनकी मौत के बाद रिस्क कवर किया जाता था 2 लाख का। हालांकि मेरे संदर्भ में यह संख्या और बढ़नी चाहिए, कम से कम 5 लाख तो जरूर होनी चाहिए। कम से कम उन गरीबों के लिए कुछ एक ऐसा हम फंड रिलीज कर सके जिसके आधार पर वो उसके जो आश्रित हों कुछ अपना बिजनेस कर सके या अपने लाभ के लिए कुछ कार्य अर्जित कर सके। आप मात्र 436 रुपया में चीज़ें बढ़ा सकते हैं। देखिए बात है कि हम योजना कितना सशक्त तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 लाख का प्रयास किया गया है, तो सरकार को और चाहिए कि हम 3 लाख बढ़ा के टोटल 5 लाख देते हो, एक अच्छी राशि उनको प्राप्त होगी। तो जो भी व्यक्ति विशेष अगर डेट करता है तो उसके आश्रित को लाभ होगा इससे। और ध्यान रखिएगा 2015 में ये दोनों योजना शुरू किया गया था, इसको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पुनः प्रयोग होने सकने वाले जो रॉकेट की दिशा में बढ़ा कदम। कल मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इसका वीडियो भी शेयर किया था। एक प्राउड मूवमेंट हमारे लिए है, हमने उस कील को कल ठोक दिया है जो है ना वैश्विक अंतरिक्ष में भारत का दबदबा आपको 10 से 15 साल में नजर आ जाएगा। क्यों? पहले हुआ करता था कि हम अंतरिक्ष में भेजा करते थे अपने मिसाइल, अब है कि हम लोग क्या करेंगे अपने मानव मिशन भेजने का प्रयास करेंगे, अगला स्टेप। और जो देश मानव मिशन भेजने में सफल होता है अंतरिक्ष पटल पर, ध्यान रखिएगा जितनी भी उसके बाद विश्व में इससे संबंधित आपको कार्य योजना कोई देश करेगा, सबसे पहले डिमांड उस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। अब मान लीजिए नासा सबसे पहले भेजा,
रसिया का एजेंसी भेजा भेजा ना। तो जितने भी देश है, इसके बाद जितने भी देश थे, तो इससे है ना सारी तकनीक सीखने के लिए प्रयास किए थे। उसके लिए वो आपको एसेट क्रिएट कर सकता है उससे। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने एक लंबी कल छलांग मारी है। इस चीज को समझिएगा, जैसे हम लोग PSLV ने छलांग मारा था सफल प्रणोदक के साथ जब आए था, तो आप जान रहे हैं आज विश्व का सबसे सफल प्रक्षेपण यान में उसे गिना जाता है PSLV को, है ना। PSLV को, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को, इसने अनगिनत है ना, अनगिनत आपको कीर्तिमान स्थापित किया, जो विश्व में है ना विरले से कहीं आपको मिलता है। वैसे ही आपको ध्यान रखिएगा, भारत का ये RLV जो मिशन है, आपको प्रयोग पुनः प्रयोग होने वाली जो रॉकेट होते, ये सफल प्रयोग ने क्या किया है, एक कील ठोक दिया हमारे अंतरिक्ष विकास के क्षेत्र में कि यह मानक तय हो गया है। अब इसके बाद और भी हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे, तो ये भारत के लिए गौरव का क्षण है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो ऑटोनोमस लैंडिंग मशीन जो होता है, जिसे हम लोग RLV और LEX बोलते हैं, ध्यान रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में RLV लैक्स इसको बोला जाता है, कि सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया। कहाँ से किया, याद रखिएगा PT फैक्ट के तौर पर। ये एकदम इस साल के सभी एग्जाम में इससे प्रश्न होंगे PT फैक्ट के तौर पर। तो चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से यह छोड़ा गया है, वहां पर प्राप्त किया, परीक्षण पूरा किया। और किस हेलीकॉप्टर का यूज किया गया था, चिनूक हेलीकॉप्टर का, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यह जो रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल होता है, ऐसे रॉकेट होते हैं जो अंतरिक्ष में पृथ्वी सुरक्षित तरीके से वापस भेजा जाता है। अर्थात कहने का मतलब पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उससे हमारा अंतरिक्ष यान, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय आपको IS है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर एजेंसी जो है, ध्यान रखिएगा, आपको अंतरिक्ष स्टेशन है यहाँ पर, इंटरनेशनल अंतरिक्ष जो है हमारे सभी देशों का मिलकर जो बनाया गया है वहाँ पर है। अब मानव मिशन भेजेगा इंडिया, यहाँ से मान लीजिए, तो इंडिया भेजेगा इस पर, वहाँ से आपको ड्रॉप करेगा मानव को, और उसके बाद फिर उसके लॉन्च व्हीकल है ना, वही वापस आ जाएंगे भारत भूमि पर। उसे ही कहा जाता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। पहले क्या होता था कि हम प्रक्षेपण यान भेज देते हैं, वो अंतरिक्ष में ही अपना समाप्ति कर लेता अंतरिक्ष, और उपग्रह को निश्चित मार्ग पर छोड़ देता था। उसके अवशेष आपको प्राप्त होते थे या तो भूमि क्षेत्र में, या वो अंतरिक्ष में ही अपना विचरण करता था। यह पहले भारत में होता था। अब क्या होगा, हम लोग इस प्रकार से तकनीक को डेवलप कर पाएंगे, जिससे हम मानव को यहाँ भेज सकेंगे। ध्यान रखिएगा, और भी रसद को भेजा जा सकता है, और इस तरीके जो नासा भी कर चुका है, बहुत दफा किया है, उन सब चीजों को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। अब हम लोग स्पेस शटल तैयार करने के लिए मदद मिलेगा। अब हम इस पर आगे कदम उठाएंगे, उसके मानव मिशन में हमारा जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसमें 2-3 चीजें याद रखिएगा। RLV के तय समय, गति और स्थान पर लैंड कराने सफलता मिली है, और इसके लिए जो भी आपको सिस्टम था उसके साथ मिलकर काम किया गया है। और ध्यान रखिएगा, PT फैक्ट में इसे भी याद रखना है कि 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटरिंग कमांड जो है के तहत RLV को नीचे छोड़ दिया गया, और इसमें पोजीशन, गति, ऊंचाई जैसे मानकों को ध्यान रखा गया। सभी मानक किसी स्पेस री एंट्री व्हीकल को लैंडिंग जिस तरह होती है, अर्थात अंतरिक्ष से जिस तरह लैंडिंग किया जाता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको उस तकनीक को प्राप्त किया गया। अब क्वेश्चन बताइए, जैसे विश्व में कौन से रीयूजेबल लैंडिंग मशीन या लैंडिंग लॉन्चर है, आप लोग बताइएगा, किस किस देश के पास किस किस नाम से है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिस पर पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है। जब कल्पना चावला जब डेट हुई थी, उसके बाद उनकी बरसी हर साल मनती है, तो उस बरसी पर मैंने आपको चर्चा किया था। UPIS वाले स्टूडेंट को पता है, तो विजडम एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत आप लोगों को भी शुरुआत में क्या होगा, शुरुआती दौर में हमसे थोड़ी सी रहेगी, प्रश्न बहुत से रहेंगे। धीरे धीरे 1 से 2 हफ्ते में ही आप मेरे चीज़ों को समझने का प्रयास कर लीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए ना जो गलतियां हम लोगों ने किया है, वो गलती आप लोग मत कीजिए, नहीं तो चीजें हैं ना आपके हाथ से बाहर निकल जाएगी। तो चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे देखिए, दिल्ली पुलिसिंग
क्राइम सीन के जरिए बेहतर विश्लेषण के लिए खरीदे गए 3D लेजर उपकरण। देखिए यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 सरकार की नीतियां और आधुनिक पुलिसिंग जो होता है ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पर ये डाटा यूज कर सकते हैं कि हम लोग स्मार्ट पुलिसिंग के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर पुलिसिंग, स्मार्ट पुलिसिंग पर पहले भी न्यूज एनालिसिस किया जा चुका है। डेट यहाँ देना मैं भूल गया, पर मैं आपको जब टुडेज टॉपिक जब लिखूंगा उसमें है ना लिस्ट में आपको उसका प्ले लिस्ट का जो वीडियो लिंक है वो डाल दूंगा, उसे आप लोग जाके देख लीजिएगा। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है नवंबर या दिसंबर में ये न्यूज आया था, जब देश के भी आपको रक्षा मंत्री के जो गृह मंत्री के द्वारा पुलिसिंग की चर्चा की गई थी, बैठक की गई थी, उसी से वक्त आया था। तो याद होगा, मुझे जहाँ तक रिकॉल हो रहा है नवंबर या दिसंबर के माह में होगा। तो देखते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 3D लेजर उपकरण का प्रयोग कर क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्राइम सीन के बेहतर विश्लेषण के लिए दिल्ली पुलिस एक 3D, ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस केवल कर रही थी, दिल्ली पुलिस ही कर सके, ये बिहार की पुलिस कर सकती है, यूपी की भी पुलिस कर सकती है, अन्य राज्यों की भी पुलिस कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर यह क्या होता है, सॉफ्टवेयर की मदद से क्राइम सीन के बेहतर ढंग से रिक्रिएट किया जाता है। आप लोग मूवी में देखते होंगे, हॉलीवुड की मूवी में या बहुत से साउथ की मूवी ऐसी होती है जो क्या होता है, या तो आप एक मूवी देखिएगा, चीन की एक मूवी है, चाइना की, उसमें है ना 3D इमेजिंग के द्वारा क्या करता है, लेजर तकनीक का ही उपयोग कर, जैसे है ना पुरातात्विक खोज करता है, पुरातात्विक खोज करता है, उसमें आकृति बनाता है कि यह जो मान लीजिए यह जो खंडहर है, खंडहर वो कैसे दिखता होगा पहले। तो 3D लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता था उसमें, वही तकनीक यहाँ भी होता है। ध्यान रखिएगा, रिक्रिएट किया जाता है सीन को। मान लीजिए इस क्षेत्र में एक बंदा ने किसी का हत्या कर दिया या कुछ कर दिया, तो ये 3D इमेजिंग क्रिएट करेगा, उसके आधार पर ये कैसे किस प्रकार से चीजों को, घटना को अंजाम देने की संभावित है ना, संभावित आपको एक दृश्य देगा कि मान लीजिए 10 दृश्य हो देगा आपको, 10 से 20 दृश्य दे सकता है, 50 दृश्य भी दे सकता है, जिस पर एनालिसिस करने का टीम होगी और उस पर न्यूनतम पहुंचने का प्रयास किया जाएगा कि क्राइम का जो सीक्वेंस होगा उसी आधार पर होगा। ये बहुत ही पुलिसिंग को मदद देगा, ध्यान रखिएगा आने वाले समय में। तो यह दिल्ली पुलिस के लिए बेहतर मददगार साबित हुआ सीन को समझने के लिए, क्राइम सीन को। अब ध्यान रखिएगा यह डिवाइस पोर्टेबल होता है, तो कहीं भी ले जाया जा सकता है ना, और इस पर 360 डिग्री इमेजिंग बना, 360 डिग्री का इमेज भी बना देता है, अर्थात आगे पीछे सभी तरह ऊपर नीचे घूम कर किसी ऑब्जेक्ट का यह इमेजिंग कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा यह स्मार्ट पुलिसिंग का बहुत बेहतर उदाहरण है। गोली लगने के एंगल और अन्य जानकारी भी उपकरण के मदद से, आप सोच के देखिए एंगल, अब किस एंगल से गोली उस व्यक्ति को लगा है। मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है, यहाँ पर उसको है ना ऊपर से गोली मारा गया है, तो उस एंगल को भी बता देगा, हाँ कितने डिग्री एंगल से, कितने डिग्री कौन से, या किस तरीके से उसको गोली कितनी दूरी से मारी गई है, जिसको यह व्यक्ति के सिर में भेद के वो आगे गई है, मान लीजिए आगे गई है, किस प्रकार से डाइवर्ट हुई है, ये सब सारी जानकारी आपको देगा। तो ये जानते इससे क्या होगा कि जो रिपोर्ट बनेगा ना वो बहुत करीब रिपोर्ट होगा साक्ष्य को समझाने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जल्द से जल्द इन चीजें पहुंच पाएगी और स्मार्ट पुलिसिंग का उदाहरण है। ऐसे ही उपकरण हमारे देश के पुलिसिंग के प्राप्त होने चाहिए। और ध्यान रखिए स्मार्ट पुलिसिंग का एक बेहतर उदाहरण आपको ये देता है। तो आधुनिक पुलिसिंग के टॉपिक में ये कवर करेगा, कहीं आएगा पूछ देगा, इंटरव्यू में बैठे रहिएगा। एसपी बनने के लिए आप दिए होंगे प्रेफरेंस, या डीएसपी बनने के लिए, तो आपसे पूछेगा जब स्मार्ट पुलिसिंग, तो इसी प्रकार के नवीनतम तकनीकों का उदाहरण देना है। ऐसा नहीं कि हम उनको क्या करेंगे, मीटिंग करवाएंगे, उनको अच्छे तरीके से स्मार्ट पुलिसिंग के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे, फलना ढगाना बहुत सी चीजें बोली जा सकती है ना। आपको उत्तर क्या देना है, जो सबसे उपयुक्त और क्या है, उपयुक्त और सबसे सरल तरीके से कितना बेहतर प्रशासन दे सकते हैं जनता को, इसके लिए हम पुलिस को स्मार्ट करने के नवीनतम तकनीक को अपना कर सकते हैं। पुलिसिंग को इसमें यह सब तकनीक अपनाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, दिल्ली में 3D तारामंडल, अब करेंगे ब्रह्मांड का जीवंत अनुभव। तो ध्यान रखिएगा यह उत्तर भारत में पहले 3D आपको 3D शो के माध्यम से तारामंडल ब्रह्मांड में ऐसा अनुभव किया जाएगा। यह 8 के, अर्थात 8 के हम लोग पढ़ते हैं ना
रेजुलेशन उसके पर है उच्च क्षमता लेजर आधारित 3D चाणक्यपुर स्थित नेहरू तारामंडल में किया जाएगा। ये पीटी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, ये उत्तर भारत का पहला 3D शो होगा तारामंडल के लिए। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। पीटी फैक्ट खत्म कीजिए, केवल पीटी फैक्ट की तरीके होना चाहिए। अब याद रखिएगा, अब कैट के बारे में हाल ही में मैंने न्यूज आप लोग को कवर किया 22 मार्च 2023 को। तो देखिए फिर एक न्यूज आ गया है कैट के बारे में। तो विजडम स्टूडेंट, जितने भी विजडम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं वो आज जान लीजिए मैं क्यों पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ। प्रीवियस जाके वीडियो देखिए, आज समझ में आ जाएगा। 22 मार्च 2023 को मैंने जो न्यूज एनालिसिस किया है उसमें जाइएगा, देखिएगा कैट के बारे में, सेट के बारे में और अर्धन्यायिक संस्था प्राधिकरण क्या होता है सभी की चर्चा, उसके स्टैटिक्स पार्ट की चर्चा किया हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किया हूँ क्या नहीं किया हूँ। जब कर दिया हूँ स्टैटिक्स पार्ट का तो बताइए वो स्टैटिक्स पार्ट कैट के बारे में जब स्टैटिक्स चेंज नहीं होगा तब तक वो वैलिड रहेगा ना, कि उसमें चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है। जब तक उसके स्टैटिक्स पार्ट में कोई चेंज नहीं आए, तब स्टैटिक्स पार्ट में चेंज आएगा तो मैं खुद बता दूंगा। पर जब तक वो सेम स्टैटिक्स पार्ट है, जैसे केट क्या है, अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण क्या होता है, सेट क्या होता है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, उसके निर्णय क्या होते हैं, रीट क्या होते हैं, स्टेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, सभी पर चर्चा की जा चुकी है। तो अब क्या करना आपको, 22 मार्च के वीडियो को जो लोग देखे होंगे, अपना की नोट बनाए होंगे, वो क्या करना है, जाके उस की नोट्स को एक बार पलट के देख लेना है। और आज का जो न्यूज है उसमें करेंट के पार्ट में ऐड कर लेना। और आप लोगों को मैंने बताया है, कल एक वीडियो शेयर किया था की नोट्स कैसे बनाए दैनिक जागरण का मेरे फॉर्मेट पर। तो आप लोग को उस फॉर्मेट पर ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट का पेज को ऐसे बांट दीजिएगा, उसमें एक करेंट का पार्ट, एक स्टैटिक्स पार्ट, और उसमें नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने बताया था पीटी मेन दोनों का यहाँ होना चाहिए, करेंट का पार्ट यहाँ होना चाहिए, स्टैटिक्स का पार्ट यहाँ होना चाहिए। अपना जैसे अनुसार स्टैटिक्स या करेंट जैसे लिख सकते हैं। और जो न्यूज़ कलेक्ट हो जाए उसके 1 से 2 पेज छोड़ भी देना है करेंट को ऐड करने के लिए। बातें की गई है, समझाई गई, वीडियो देखिए। आप अगर इस फॉर्मेट पर चलते हैं तो विश्वास मानिए, युक्ति या इसके जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक न्यूज़ कलेक्ट किया है ना, उनको अब अगले 1 साल तक अधिक न्यूज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल करंट के पार्ट को पढ़ना, ऐड करते जाना, उसको रिवाइज करना। और ये चीज़ आप लोग भी कीजिए, आपको भी सफलता मिलेगी। आपको देख रहे 10 दिन कितना हुआ, 8 दिन उधर हुआ, 2 दिन, 10 दिन के अंदर एक आपका टॉपिक रिपीट हो गया है। हमारे देश की यही खूबी है, हमारे करंट की यही खूबी है कि हर 7वें से 10वें दिन या 15वें दिन हार्डली आपको वो टॉपिक रिवाइज मिलेगा, रिटर्न आपको गिफ्ट में मिल जाएगा कि वो टॉपिक आ चुका है, उसके बारे में एक नया न्यूज़ एनालिसिस आपको, यानी करंट का ऐड पार्ट करना, स्टैटिक्स को देख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को समझ गए होंगे और इस फॉर्मेट को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। और लगातार ये जब करिएगा तो मानिए, आप विश्वास मानिए 6 माह तक आप कंटिन्यू कर लीजिएगा तो ये प्रीवियस जितने भी की नोट्स कलेक्ट कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा क्लेट्स की नोट 2 तरीके से हो सकते हैं, एक पेड में भी है। पेड वाले जो क्या करेंगे, केवल पीडीएफ जाके देख लेना। जो अनपेड है केवल वीडियो देखते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख के अपना की नोट्स बना लेंगे, ठीक ना। तो जाके युक्ति आईएएस पर एक बार विजिट कीजिए, देखिए, समझिए। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अब यूपीएससी जीएस पेपर 2 में यह टॉपिक आएगा जिसमें अर्धन्यायिक संस्थाएं, प्राधिकरण और विवाद निवारण तंत्र, न्याय तंत्र। और आप लोग टॉपिक जरूर लिखिएगा। मान लीजिए आज 3 अप्रैल का न्यूज एनालिसिस हो रहा है, तो ये जो टॉपिक है, टॉपिक 1, 2, 3 अपना कर लीजिएगा, जो भी आपको सीक्वेंस लगेगा। यूपीएससी ये टॉपिक लिखकर मुद्दा क्या है और उसके स्टैटिक्स पार्ट को लिखिएगा। इस तरह बार बार रिपीट करने से चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें संसदीय समिति जो होती है, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति होती है, आप लोगों को पता है संसद की। और संसदीय समिति के बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो आप लोगों को मैं लिंक में दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, अब संसदीय समिति क्या की है, गई है कि 10 वर्ष से ज़्यादा समय लंबित 1350 जो मामले हैं उसका हवाला देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल को, कैट को क्या कहा है कि भाई साहब तुम प्राथमिकताओं पर आधार निपटने का लिए कहा है, प्राथमिकताओं के आधार पर मुद्दे को निपटो, और खासकर ऐसे मामले जो पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े हुए हैं। तो कैट में आपको प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में क्या होते हैं, अधिकारी लोग ही जाएंगे। अधिकारी लोग के पेंशन और वरिष्ठ
नागरिकों से संबंधित जो भी मामले हैं 10 साल पुराने, उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करिए, ऐसा बातें की गई है। अब ध्यान रखिएगा, यह कार्मिक जन शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि अस्थायी समिति भारत में कौन कौन है और तदर्थ समिति का गठन अभी तक कौन कौन हो चुका है। और इस पर पहले भी मैं न्यूज़ एनालिसिस किया हूँ। कमेंट सेक्शन में सभी जो लोग देख रहे हैं उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। ये अपने लिए मैं नहीं बोलता हूँ, ये आप लोग की भलाई के लिए बोलता हूँ। चलिए, और केट के विभिन्न पीठों के सक्षम 31 दिसंबर 2022 को लगभग 80,545 मामले लंबित है। ध्यान रखिए, कुल मामलों की बात की जाए तो 80,445 मामले लंबित है कैट में। अब ध्यान रखिएगा, 16,061 मामले क्या 1 वर्ष से कम मामले हैं। तो चलिए, ये भी आपको विवादित चीज़ों में देखने को मिलता है, आगे चर्चा करूंगा क्यों। अब इसके साथ ध्यान रखिएगा, 46,000 के आसपास कितना है 1 वर्ष से पुराने हैं। 16,000 से मामले 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच के, और 1350 मामले 10 वर्ष से ज़्यादा पुराने हैं। अब याद रहिएगा, समिति ने कहा है कि जितने भी कैट प्राधिकरण 1987 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के नियम 1987 के मुताबिक प्रत्येक आवेदन पर जहां संभव हो उसके पंजीकरण की तिथि से 6 माह के भीतर सुनवाई करने का फैसला हो जाना चाहिए, ऐसा नियम बोलता है। पर आप लोग 10 साल से अटके पड़े हैं, 1 साल से आप लोग अटके पड़े हैं, 50,000 मामले ऐसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक अक्षमता के संदर्भ में भी चीजें आपसे जब भी नेगेटिव प्रश्न पूछे, ऐसा क्या कारण है कि कैट को इतनी शक्तियां देने के बावजूद भी, निर्णय के संबंधित शक्तियां देने के बावजूद वो अपने कार्य निष्पादन में गति नहीं ला पा रहा है। इससे संबंधित प्रश्न हो तो ये सब नेगेटिव डाटा आप लोग जरूर दे सकते हैं, क्या क्या मामले हैं, या नकारात्मक पक्ष पूछे कैट के बारे में तो आप इसे जरूर बता सकते हैं। सकारात्मक पक्ष मैंने उस दिन चर्चा कर चुका हूँ 22 मार्च को, तो आप इन सब चीज़ों को कवर करिएगा। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर ऐसा लगता है, संज्ञान लेते हुए संसदीय समिति ने बोला है कि ऐसा लगता है कि लंबित मामले जो है आपको बड़े कारकों में से एक पर्याप्त संख्या में, जो संख्या में सदस्यों की अनुपलब्धता है अर्थात कमी है, ये बोली गई है। जिसमें स्वीकृत जो सदस्य 70, इसमें 35 न्यायिक और 35 प्रशासनिक होते हैं। आप लोगों को पता है कैट में या कोई भी प्राधिकरण, उसमें 2 तरीके से लोग रहेंगे। एक तो होगा क्या, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी होगा। तो दोनों की संख्या समान होती, और प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित चीज़ों को कवर करेगा, और न्यायिक अधिकारी न्याय से संबंधित चीज़ों को कवर करेगा। इस दोनों को मिला स्वरूप न्यायाधिक प्रशासनिक न्यायाधिकरण में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान 17 पद है, जिसमें 7 न्यायिक और 10 प्रशासनिक। रिक्त पद ध्यान रखिएगा रिक्त है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना नेगेटिव पक्ष के तौर पर। अब एक और भी है, आपको संसदीय समिति ही जिसके नेता सुशील मोदी हैं, उनके द्वारा भी क्या बोला गया, आम जनता के लिए जो विधेयक लाया जाता है संसद में, उसकी भाषा जो कठिन होती है, तो उसको क्या करना, सरल भाषा में लाने का प्रयास करना। इसके लिए मसौदा इतनी सरल भाषा में तैयार किया जाना चाहिए ताकि आम विधेयकों प्रस्तावित उद्देश्यों के प्रभाव को समझा जा सके। ऐसी समिति जो सुशील मोदी जो बिहार के नेता, उनके द्वारा यह बातें की गई, और यह होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, हम अगर मान लीजिए अनपढ़ हैं, या अनपढ़ मैं नहीं कहूँ, या तो पढ़ा लिखा हूँ बस साक्षर हूँ, तो मुझे शब्द समझने की शक्ति है, ठीक ना। शब्दों के तकनीक को समझने की क्षमता तो नहीं है। हमारे देश में जनता अभी भी बहुत साक्षर की स्थिति में, पढ़े लिखे लोग भी इस प्रकार से है जो चीज़ों को, तकनीकी शब्दों को नहीं समझ पाते हैं। तो करना क्या है, जो भी विधि विधान बनता है तो उनको सरल शब्दों में, या तो मातृभाषा में हम दे सकते हैं, या तो हिंदी का, इंग्लिश का जो रूपांतरण होता है हिंदी में, वो भी करके हम लोग दे सकते हैं, या कुछ ऐसे विधि सम्मत जो शब्द होंगे उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सरलीकरण कर सकते हैं। इससे संबंधित मामले को उठाया गया है। तो आपसे भी कोई प्रश्न पूछे तो इसको उसी तरीके से जवाब देना है। नेक्स्ट है, अब पश्चिमी देश में सोचते हैं अन्य देश बोलने का ऐश्वर्य पदत है। तो ये आपको जो हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन लगातार पश्चिमी मीडिया पर यह बातें बोलते रहे हैं कि यूरोप की समस्या पूरी देश की होनी चाहिए, पूरे विश्व की होनी चाहिए, और विश्व की समस्या यूरोप की नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, यह कहीं ना कहीं
विश्व के राजनीतिक पटल में आपको भारत की विदेश नीति में स्पष्टता जो आई है उससे झलक देखने को मिलती है। तो आपको ये चीज़ें कवर करनी चाहिए। और ये जो बातें की जा रही थी, याद रखिएगा, आपको सांसद कौन है? तेजस्वी सूर्या और पीसी मोहन द्वारा आयोजित मीट एंड ग्रीट आपको कार्यक्रम, तो आपको याद रखना है मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसे भी याद रखना है। तो इसको कवर कर लेना है पीटी फैक्ट के तौर पर। अब प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट के फंड का विलय किया जाएगा। तो 50 वर्ष अब मना रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर का, और एलिफेंट टाइगर का आपको 30 वर्ष हम लोग का इस वर्ष पूरा हुआ है। तो दोनों का प्रोजेक्ट मना रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे, अब साझा हम लोग प्रोजेक्ट कर देंगे एक साथ। और कर्नाटक के मैसूर में बाघों का जनगणना 9 अप्रैल को जारी करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा 9 अप्रैल का डाटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाघों के जनगणना से संबंधित चीज़ों का। अब 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। अब वो सब कल चर्चा की जा चुकी है, तो आप लोग कल का न्यूज़ देख लीजिएगा। अब एक न्यूज़ पीटी फैक्ट इसे भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अप्रैल को असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन करेगी। तो गज उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा और किस तारीख को किया जाएगा, ये सब चर्चा उस दिन में करूंगा 7 अप्रैल को। अब ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 91-92 में की गई थी, और अभी विश्व की कुल जो आबादी है उसका 60% हाथी भारत में पाया जाता है। तो इस डाटा को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विजडम को भी, युक्ति है, इस दोनों को सपोर्ट कीजिए। बेहतर प्रयास किया जा रहा है। जितनी मैंने अभी तक ज्ञान अर्जित किया विभिन्न प्लेटफॉर्म पर काम करके, अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही व्यापक तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास आता है। हालांकि सुधार इसमें भी ज़रूरत है, पर जितनी क्षमता होगी मैं कर लूँगा। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। अब देखिए एक मामला आया है, साइबराबाद पुलिस ने देश में क्या है, याद रखिएगा हैदराबाद साइबराबाद आता है हैदराबाद में। तो उसने 66.9 करोड़ लोगों के डाटा चोरी के मामले में 3 बैंकों, इंटरनेट मीडिया दिग्गज और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी सहित 11 संगठनों को नोटिस जारी किया है। अब देश में डाटा प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ही मुद्दा रहता है हावी कि बेहतर डाटा प्रोटेक्शन होना चाहिए, लोगों की निजी सूचनाएं कैसे कोई कंपनी ले सकता है, एक्सेट्रा। इस पर डाटा प्रोटेक्शन पर भी न्यूज़ कवर किया जा चुका है। इसका लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है, डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित वैश्विक तौर पर नियम कौन से हैं, देश पर नियम कौन कौन से हैं, साथ ही साथ डाटा प्रोटेक्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और भारत इसके मुद्दे पर गूगल से या फेसबुक से एक्सेट्रा जो प्लेटफॉर्म है उससे डाटा प्रोटेक्शन पर क्या क्या बातें किया है, समझौते क्या क्या हुए, सभी पर चर्चा पहले हो चुकी है। तो आपको मैं वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। बाकी इस डाटा को कलेक्ट कर लेना है। जो भी राज्य है ध्यान रखिएगा अपने अपने राज्यों का, जैसे उत्तर प्रदेश के स्टेट पीसीएस होंगे तो उत्तर प्रदेश का लिख लीजिएगा, बिहार आप बिहार वाले लिख लीजिएगा, झारखंड वाले लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश आपको हरियाणा के हरियाणा वाले स्टूडेंट लिख लीजिएगा, राजस्थान जयपुर जो है वो भी लिख लीजिएगा। मेरे बहुत से स्टूडेंट जयपुर में राजस्थान से भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। और भी लोग दिल्ली मुंबई, आपको जो है आपको चीज़ों को कवर करना है। जो जो स्टेट से है ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, इसका डाटा प्रोडक्शन के संदर्भ में जो भी डाटा आप लोग को मिल रहा है वो उसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप लोग इसे जान लीजिए। डाटा प्रोडक्शन से जितने भी मामले होंगे वहाँ पर आप यूज़ करिएगा इन डाटों का। साथ ही साथ अगर सूचना प्रौद्योगिकी का मिसयूजमेंट में पूछे, सूचना प्रौद्योगिकी का हम कैसे मिसयूज हो रहा है, तो उसमें भी डाटा प्रोडक्शन के इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं कि कैसे मिसयूज किया जा सकता है और चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे चलिए सबसे नीचे हम लोग एनालिसिस पर आते हैं। यहाँ पर एक है केस स्टडी आया है, अफ्रीकी देशों में भाया कुपोषण से लड़ने वाला पाटन गांव का मॉडल। अब मैं हमेशा आप लोग को क्या बोलता हूँ, केस स्टडी आपको एक अच्छा अवसर देता है चीज़ों को सीखने का, हमेशा बोलता हूँ। तो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला जो है वो क्या है, कभी हुआ करता था वहाँ कुपोषण हुआ करता था, अब है कि वहाँ 38 कुपोषित बच्चों में से केवल 3 शेष रह गए कुपोषित। तो ऐसा कैसे हो गया, तो उसके लिए केस स्टडी इसे जानिए। पोषण स्मार्ट आदर्श गांव के रूप में पहचाने जाने के बाद इस गांव में प्रभावित होकर अफ्रीका
महाद्वीप के इथोपिया, मालवी, सीरिया, लियोन, बार्किनो फोसो और बरुंडी के 17 सदस्यीय टीम वहां आई है। वेल्ट हंगर हाइप के अधिकारियों का आमंत्रण, गांव के भ्रमण किया और वहां सीखे कि कैसे कोई अगर बेहतर प्रबंधन करे तो कुपोषण से संबंधित चीज़ों को समाप्त कर सकता है। और इन देशों में आप लोगों को पता है कि कुपोषण का कैसा स्तर है, कैसे लोग वहाँ पर कुपोषित हो रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में, बेहतर जल प्रबंधन के अभाव में, बेहतर खाद्य सुरक्षा के अभाव में। तो ये चीज़ें कैसे हम लोग संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर प्राप्त कर सकते हैं, कुपोषण से जीत सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बातें की गई है। ध्यान रखिएगा, इस कुपोषण को मिटाने की 2018 में कार्य शुरू किया। और ध्यान रखिए 2018 से लेकर 2022 अभी अंत चला ही नहीं, अभी तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ही चल रहा है। तो 2018 से 22 का आंकड़ा हम लोग ले, मात्र आपको इन 4 सालों में वहाँ उस क्षेत्र से कुपोषण हट गया, समाप्त कर लिया गया। अब केवल 3 में है, तो वो भी जल्द समाप्त होने वाली स्थिति में है, अर्थात कुपोषण मुक्त क्षेत्र बना लिया गया। अब इसी को समझने का प्रयास इन देशों के द्वारा आया, प्रतिनिधि 6 देशों जो प्रतिनिधि आए उनके द्वारा किया जा रहा है कि पोषण मिक्स कैसे कवर किया जाए। तो प्रतिनिधिमंडल जो आया है 6 देशों का, उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे देश का पोषण कैंप में पोषण मिक्स बनाने के तरीके समझे, कैसे खाद्य सामग्री का उपलब्धता की जाती है, आंगनबाड़ी केंद्र कैसे काम करता है, अर्थात तो आपसे भी यहाँ प्रश्न लाजमी बन जाता है। तो आप अगर एक प्रशासक बनिएगा तो अपने क्षेत्र में ऐसे समस्या, ऐसे तो कुपोषण आपको है, ध्यान रखिएगा कुपोषण, तो आपसे अन्य क्षेत्र के भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको स्वास्थ्य के बारे में, सुरक्षा के बारे में, खाद्य संरक्षा के बारे में, या गरीबी सूचकांक में जो बीपीएल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें अनियमितता, ऐसे हजारों टॉपिक है जिस पर आपसे एक डीएम के तौर पर और एक एसडीएम के तौर पर अगर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम से जा रहे हैं तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या करना है, या इंटरव्यू में जब इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे तो इसका ही उदाहरण दे देना है कि हमारे सक्षम अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार की समस्याओं का निदान करने के लिए पाटन गांव का मॉडल अपनाया गया, जिसमें इस प्रकार से कुपोषण से हम लोग लक्ष्य भेद पाए। अगर हम ऐसे ही कार्य करेंगे तो इन क्षेत्रों में भी क्या कर सकते हैं, हम लोग लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, जो सक्षम लक्ष्य तय किया गया होगा। तो आप केस स्टडी को एक मॉडल के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब उससे आपसे प्रश्न यहाँ घुमाएगा जो आपके बैकग्राउंड का होगा, पढ़े हुए चीजें। इंटरव्यू आपको यह सिखाता है ना, इंटरव्यू बोर्ड का जो मेंबर है, 4 मेंबर जो हैं, उसके टेबल से अपने हाथों में अपने हाथों से कैसे उनके शब्दों को अपने शब्दों को उनके मुंह से बोलवाना है, यह इंटरव्यू कहलाता है। अब मान लीजिए जैसे ही पाटन गांव का मॉडल बोलिएगा या इस प्रकार से चीज़ों को, तो जो उनका थीम क्वेश्चन होगा उसको छोड़कर इस पर आ जाएंगे। और जो टॉपिक आप पढ़े होंगे, मान लीजिए पाटन हो सकता है, या छत्तीसगढ़ का मॉडल हो सकता है, पटना का मॉडल हो सकता है, तेलंगाना का मॉडल, कोई हजारों अनगिनत मॉडल है। अगर उस मॉडल पाते जिसे आप लोगों ने पढ़ा है तो ध्यान रखिएगा उसमें आप पॉजिटिव इम्प्रेस जमा सकते हैं और आपको अधिक अंक प्राप्त होगा। इसी को ध्यान में रखना है। तो इस मॉडल में क्या क्या बातें की गई, समूह खेती की बात की गई, किसान पाठशाला की बात की गई है और कूलिंग चैम्बर की बात की गई। इस तकनीक को प्रयोग कर यह कुपोषण से संबंधित समस्याओं को सॉल्व किया गया है। इस मॉडल को आप लोग याद रखिए। जैसे अवशिष्ट प्रबंधन में छत्तीसगढ़ का आपको अंबिकापुर मॉडल है ना, वैसे ही सूरत में जैसे डिब्बा वाले मॉडल आप देखते हो, डिब्बा खाना वाला डिब्बा, बेहतर प्रबंधन, समय पर और बिना किसी लेट लपीट के, और सही लोगों को सही डिब्बा पहुंचाने का जो टेक्निक है, अर्थात हम उतने बड़े भीड़ मुंबई आप डिब्बा वाला का कहानी सुने होंगे, तो ये प्रबंधन का मॉडल है, ठीक ना। तो आप उन मॉडलों का आप प्रयोग कर सकते हैं, उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए मान की हानि, मैं आप लोगों को जब आया था, माननीय जो सांसद पूर्व सांसद रहे हैं राहुल गांधी, जब उनका फैसला आया था, उनके द्वारा जो बयानबाजी राजनीतिकरण किया जा रहा था, मैंने उस दिन बताया था ना कि अगर मामले को न्यायिक प्रक्रिया से हट कर अगर कुछ किया जाएगा तो न्यायालय भी उन पर प्रतिबंध लगा देगी। तो बातें देखिए, क्या स्तर यह सही था या नहीं था, मैंने जो ऐसे ही शब्द कह दिए थे, आप लोग को याद होगा ये सब।
तो देखिए हमारे देश में यही दौर चल रहा है अभी। और मेरे ट्वीट में आप लोग को जाकर देखिएगा, मैं लगातार इन सब चीज़ों को लेकर बोलता हूँ कि कैसे हमारा देश किस दौर से गुजर रहा है। लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, राज्य की नीति कर रहे हैं। राज्य की नीति, राजनीति और राज्य की नीति में बहुत अंतर होता है, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। राजनीति होता है किसी समस्या में हम चीज़ों को सुलझाने के लिए सबसे न्यूनतम मार्ग को अपनाएंगे और जिसमें अपना हित सबसे कम होगा और सामूहिक हित पूर्ति ज़्यादा होगी, अर्थात जनता के हित के लिए हम लोग कार्य करते हैं। राजनीति में दो परस्पर विचारधाराओं को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, पर राज्य की नीति में आपको कोई एक व्यक्ति, एक प्रबुद्ध, एक वर्ग हमेशा राज्य करना चाहता है, सॉवरेन करना चाहता है, ऐसी नीति का अनुसरण किया जाता है और हमारे देश में ऐसा ही आचरण अभी किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसे विवाद पहले नहीं हुआ करते थे, हमारे देश में आपातकाल का दौर रहा है, हमारे देश में आपको बर्फोस घोटाले जैसे कारण रहे हैं, उसके बाद कारगिल जैसे युद्ध में भी आपको बहुत से सवालिया निशान किए गए थे बहुत सी चीज़ों को लेकर। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पर मैं आप लोग को एक टर्मिनोलॉजी और बोलता हूँ, क्या है, वाद, प्रतिवाद और संवाद होता है ना, मैं ये बार बार बोलता हूँ। तो पहले के अर्थात इस दशक 2014 से पहले की स्थिति अगर मैं बात करूँ, 2014 से बाद ही स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है, ध्यान रखिएगा। तो वाद और प्रतिवाद तो होते थे, साथ में संवाद के भी स्तर देखने को मिलते थे 2014 के पूर्व की राजनीति में। पर 2014 के बाद नवीन विचारधाराओं ने जन्म लिया, जहां पर वाद और प्रतिवाद ही अधिक होता, संवाद की तो चर्चा की ही नहीं जाती है। इसलिए मुद्दे इतने आपको उलझे हुए नजर आते हैं, जिसमें अगर बात की जाए कि कोई कम नहीं किसी से, ना पक्ष है ना विपक्ष है, सभी अपने अपने भैंस चराने के लिए लगे पड़े हैं। मैंने एक ट्वीट में भी, कल परसों के ट्वीट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राष्ट्रपति को, प्लस राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को परसों के ट्वीट में ही यह चीज़ें बोला था कि हमारा देश है ना अपने भैंस चराने के दौर पर गुजर रहा है। जाके देखिएगा और देखिए आज न्यूज आपको आ गया, परसों ही मैंने ट्वीट किया है। ये देश में ऐसे माहौल बन रहे हैं जहाँ पर लोग राजनीतिक विचारधारा को है ना ताक पर रखते व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि मान लिया है। और इसमें जनता जनार्दन भी क्या कर रही है, हम और आप भी विचारधाराओं में ऐसे ही शामिल है, ऐसे ही प्रमोट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बातें निकल कर उभर कर आई है। आप देखते होंगे, एक कहावत सुने होंगे आप लोग, शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के ना हाथ होते हैं ना पाँव, ये बातें की जाती है ना, पर असर बहुत करता है, वो चोट बहुत गहरा करता है। क्या कहा जा रहा है उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि कैसे कहा जा रहा है यह भी। अब मन में द्वेष ना हो तो विवाह के अवसर पर दी गई गालियां भी क्या लगती है, मीठी लगती है, गीत बन जाती है। आप देखते होंगे भोजपुर क्षेत्र में शादी विवाह के दौरान आपको आचरण के तौर पर या तो सांस्कृतिक विरासत के तौर पर गालियां दी जाती है। तो वो गालियां अगर ऐसे कोई व्यक्ति विशेष दे देता है तो मार काट पर हो जाता है, पर सामूहिक रूप से कभी दी जाती है शादी सेवा आपको शादी समारोह में, तो ये क्या होता है, सांस्कृतिक विरासत के तौर पर देखा जाता है, आचरण के तौर पर देखा जाता है। तो कैसे हो जाता है ये अंतर, तो हमें दायित्व तो पता है ना, इसके लिए समझिएगा। अब इसके बाद पक्ष विपक्ष सदैव रहे हैं, लेकिन उनमें भाव प्रतिस्पर्धा का जो रहा है, द्वेष का नहीं रहा। पहले हुआ करता था, अब क्या है, वाद विवाद तो खूब हुए लेकिन मन भेद होने लगे हैं। ये पहले हुआ करता था, अब ऐसी स्थिति विपरीत है। अब यहाँ कुछ शब्दों पर जाइएगा, जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, देखिएगा। शब्द चोर, लुटेरा, बेईमान जैसे शब्दों का प्रयोग। आप सोच के देखिएगा, अदना सा जो व्यक्ति है, लड़का है या कोई व्यक्ति विशेष है, सोशल मीडिया पर हो या कोई भी अकाउंट बना के वो क्या करता है कि देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या ऐसे कुछ नेताओं को भी वो टारगेट करके बोल देता है कि देश का चोर है, देश ये है वो है, निजी टिप्पणी करना शुरू कर देता है। और जो सोशल मीडिया पर जो अकाउंट बना के जो धुरंधर लोग हैं, उसमें से अधिकतर लोग की उम्र कितनी होगी, आपको 28 से 30 से नीचे होंगी, जो इस प्रकार के बयानबाजियां करते हैं।
जिनको अपनी ज़िंदगी का 25% भी समझ में नहीं आया होगा, जो मान लीजिए 21 के बाद ही ना राजनीतिक विचारधाराओं को प्रस्तुत करने के लिए सफल हुए होंगे। 21 से लेकर 30 तक के विचारधारा के लोग जो होंगे, सोचिए देश के बड़े बड़े जो हमारे संवैधानिक पद है उस पर कटोराघात करने से बाज नहीं आते। किसी भी मुद्दे पर निजी टिप्पणियां कर देते हैं, वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार के मुद्दे हो उस पर निजी टिप्पणियां तक कर देते हैं। तो ये राजनेताओं से ही लोग सीखे हैं ना। कोई व्यक्ति विशेष हो गया, मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया है तो वहाँ पर बोला कि सोशल मीडिया पर क्या है, सोशल मीडिया पर अंकुश लगना चाहिए। हमें इतनी वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता एकदम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष की निजी टिप्पणी कर दें। आप मेरे जब आप पर कोई निजी टिप्पणी कर देगा तो आप तुरंत चले जाएंगे मानहानि करने, पर जब आप कर रहे हैं तो उसके लिए सोचनी चाहिए ना। व्यक्ति विशेष की भी निजी हित, निजी परक कुछ चीज़ें हो सकती है, उस पर हम लोग कैसे दखल अंदाज कर सकते हैं। यही सब मामले आपको राजनीति में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर देखिएगा अब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम कौन नहीं भारत का व्यक्ति जानता होगा, जो जिंदा है। मरे हुए लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जीवन तो काट रहे पर मरे लोग हैं। जिंदा लोग वो जो अब वैचारिक तौर पर जिंदा है, वो कौन लोग नहीं जान रहा है। इनकी बातों को रखने के लिए, सब सजग बातों को रखने के लिए, क्या जब सत्ता में थे तो विपक्ष को कैसे बात बोलते थे, और जब ये विपक्ष में थे तो सत्ता में जो लोग थे उनको ये किस प्रकार से अपनी बातों से, अपनी कविताओं से अपने मुद्दों को रखते थे। इसके जीता जागता एग्जाम्पल है कैसे हमको अपनी सीमाओं में रहकर अपनी बात को रहनी है। तो इनके संदर्भ में बातें की गई है, और भी देखिए यहाँ पर बातें की गई है। आपको इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के मिलने का प्रोग्राम बनाया, किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो इंदिरा ने आपको 18 महीने जेल में रखा है। तो इस पर उनका जवाब था, मैंने अपने बड़े भाई जवाहर को बेटी इंदु से मिलने जा रहा हूँ। देखिए क्या बात बोले इनके द्वारा। अपने बड़े भाई है, उनका जवाहरलाल नेहरू उनके बड़े भाई मानते थे उनको, उनकी बेटी है इंदु, नहीं कि इंदिरा गांधी बोली। इंदिरा गांधी एक पद है, पर इंदु क्या है उनकी, एक व्यवहारिक तौर पर संबंध को स्थापित करता है। तो कोई भी व्यक्ति सामने वाला कितना भी अनैतिक रूप से कार्य कर रहा होगा ना, तो सामने क्या होगा, उसके प्रति मोरल हो जाएगा, उसके विचारधाराओं के प्रति कुछ पॉजिटिवनेस आ जाएगा। गांधी जी ने क्या किया है, गांधी जी ने कुछ किया है, हथियार उठाए हैं, पर इसने आचरण से क्या किए हैं, आचरण से ब्रिटिश जो कभी उसका सूरज अस्त नहीं होता था, उनके विचारधाराओं में परिवर्तन ला दिए, है ना। कितनी भी इसे इनकार किया जा सकता है, उन्होंने कुछ न किया हो, पर इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना। उन्होंने क्या किया, वैचारिक विभिन्नताओं को अंतर कर दिया, वैचारिक लोगों के प्रति सोचने के लिए। अर्थात आप सत्ता का प्रयोग जरूर कर रहे हैं, पर सत्ता के साथ आपका उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, इससे आप नहीं भूल सकते। अर्थात जिस क्षेत्र में आप अधिकार जमाए हुए हैं, उस क्षेत्र के प्रति, लोगों के प्रति आपकी जवाबदेहिता है। यह तो कम से कम विश्व को सिखाए ना गांधी जी के द्वारा। अब जब आप याद होगा, जब इंदिरा गांधी में कह रहा हूँ, महात्मा गांधी जब ब्रिटेन के शासक से मिलने गए थे, इनवाइट जब किया गया था इनको, तो ये खाली पैर और एक जो उनका जो पहनने का स्वभाव था, धोती, एक कपड़ा पहन के गए थे। याद होगा चर्चिल का एक कॉन्सेप्ट आपको याद है, यह अर्धलंगा फकीर है, तो वहीं से निकल के आया था। तो ब्रिटेन का राजा क्या बोल रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति जो आपको इस तरह मिलने आ गया है। तो जब उनका सीए उनसे बोलता है कि क्या उनको वापस कर दूं, तो क्या बोलते हैं सम्राट कि नहीं, आने दो, उसे मैं देखना चाहता हूं। तो बताइए आचरण व्यवहार में, और सम्राट का क्या आचरण व्यवहार होता है आपको नहीं पता, किस प्रकार से कर्टसी मेंटेन की जाती है, पर उनके आचरण व्यवहार ने उनको मिलने पर मजबूर कर दिया। और वो सम्राट ने इनसे सवाल पूछा कि आप इस तरह क्यों आए हैं, आप इस तरह कपड़े पहन के क्यों आए हैं। तो उनका गांधी जी का दो टूक जवाब था, जैसे सवाल पूछा गया तुरंत जवाब आपको तपाक से जवाब दिया गया कि हजूर आपने ही तो हमारे देश के सारे कपड़े और संसाधन को लूट लिए हैं। तो सोचिए कितनी कड़ी बात सम्राट को बोला, उसके बावजूद भी सम्राट ने उनको इज्जत के साथ भारत भेजा। अगर मान लीजिए अगर कोई इस तरह के राजनीतिक आचरण का व्यवहार नहीं करेगा, तो हम लोकतंत्र के
जो कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे क्या वो पूरा हो सकता है, इस चीज को समझने का प्रयास। तो वर्तमान राजनीति क्या ऐसा कर रही है। तो ये दो दो महान जो आपको नजर आ रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, बस राजनीतिक तौर पर वो गलतियां कर रहे हैं ना, आने वाला भविष्य है ना उस गलतियों को खमियाजा भुगतेगा। वो राजनीतिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्ति व्यक्ति विशेष पर ध्यान रखिए, राजनीतिक तौर पर उसका खमियाजा भुगतेगा। अब राहुल गांधी जी की बात की जाए तो इनके विचारों में इतना कंट्राडिक्शन होता है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी चौकीदार चोर है बोल देते हैं। तो अर्थात पीएम चोर को बोल रहे हैं। तो ये चोर शब्द है ना, कितना भी बेहतर तरीके से आप स्लोगन क्यों नहीं करना चाहें, क्यों नहीं आप चीज़ों को कवर करना चाहें, जनता को खुश करना चाहें, आप एक पीएम के प्रति, आपका भी जब पार्टी आएगा, आपका पीएम बनेगा तो कोई कुछ और बोल देगा, तो उस समय आपको बुरा लग जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी अभी हाल ही में बोल रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस प्रकार से चीज़ें समझिएगा कि राजनीति को किस दिशा और दशा को कायम किया जा रहा है, इस समझने की जरूरत है। और ध्यान रखिएगा, यह इसलिए किया जाता है, एक कॉन्सेप्ट है, उसे आप लोग को ध्यान रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, नीचे दिया हुआ है, जिसे हम लोग समझने की जरूरत है। देखिए, रेड मीट सिद्धांत बोला जाता है, इसको थ्योरी बोला जाता है, रेड मीट थ्योरी। ये थ्योरी का नाम रखिएगा, रेड मीट थ्योरी। ऐसा क्यों है, तो राजनीति में से रेड मीट थ्योरी कहा जाता है जब नेताओं के जनता की राय असर पड़े, इसके लिए अपने जो भी जनता उसको अपनी ओर आकर्षित करे, इसलिए इस थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। और इसके अनुसार राजनेता अपने फायदे के लिए विरोधियों का अपमान करके अपने समर्थकों को खुश करते हैं। यह सभी पार्टियों के द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस या तो आम आदमी पार्टी के लिए, भाजपा के नेताओं के द्वारा भी किया जाता रहा है, या अन्य पार्टी विदेशों में भी किया जाता रहा है। पर वर्तमान जो दौर को गुजर रहा है ना हमारे देश में, वो कुछ उच्च स्तर पर गुजर रहा है इस सिद्धांत के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चीजों को समझने का जो दौर है, अब मैंने एक, याद होगा आप लोगों को टॉपिक कवर किया था क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी हित इतने बढ़ा देने चाहिए जिसमें निजी टिप्पणियां तक भी शामिल हो जाए, या तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति प्रतिबंध लगाने की जो बात की जाती है। तो आप लोग क्वेश्चन बताना है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध कैसे राज्य लगा सकता है, किस स्तर पर लगा सकता है, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए, विवेक देवराय जी का एक आया है और ये आर्थिक सलाहकार भी रह चुके रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत है, इनका लेख आज जरूर पढ़िएगा, इसके डाटा सारे कलेक्ट कर लीजिएगा, सारे डाटा बेहतर दिए हुए हैं जो मैं आपको पहले भी कवर किया हूं। तो यूपीएससी के जीएस पेपर 1 और 3 में ऊर्जा संसाधन के टॉपिक को कवर करता यह है। ध्यान रखिएगा, लगातार भारत के भू राजनीतिक तनाव को वैश्विक आर्थिक मंदी जैसे बाहरी झटकों से जोखिम भरा रहा है। इसके लक्ष्य, भारत ने ऊर्जा लक्ष्य रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपनी जरूरतों का लगभग 90% तेल और 80% कोयला आयात करता, बाहर से मंगाता है भारत। अब उसके बीच आयात देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। ऐसे में ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना कदम आवश्यक हो गया है। ऐसे में स्वच्छ ऊर्जा की भूमिका बढ़ जाती है, अर्थात अच्छे ऊर्जा की बात, हम स्रोतों की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में इसमें काम आने वाले बैटरी के हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को लागत घटाने, केवल इलेक्ट्रॉनिक परिवहन की दिशा में अगर हम बढ़कर काम करते हैं तो 2047 तक तकरीबन हम लोग कितना ट्रिलियन आपको डॉलर की बचत सक्षम हो सकती है, 2.5 ट्रिलियन। याद रखिएगा, हम लोग 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, 5 ट्रिलियन लक्ष्य रखे हैं। पर अगर हम केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों या अच्छे ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग हम केवल कर रहे हैं, 2047 तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग मात्रा से हम लोग कितनी बचत कर लेंगे, आपको 2.5 ट्रिलियन अर्थात 2.5 लाख करोड़ रुपया हम लोग बचत कर लेंगे, इसको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको 2.5 ट्रिलियन डॉलर की बचत होगी। तो यह आम तो आंकड़ा है नहीं, तो सोच के देखिएगा। तो ये क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा, वर्तमान में भारत का अर्थव्यवस्था का आकार क्या है। भारत ने लक्ष्य 5 ट्रिलियन का किस वर्ष तक रखा है, ठीक है ना, आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर की पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत शीर्षक में एक प्रकाशित रिपोर्ट का है, इसमें स्वच्छ ऊर्जा के संक्रमण
कि कर राजस्व की बहुत कम प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया, उसमें एक रिपोर्ट को देख लीजिएगा। और हाल ही में टैक्स, ड्यूटी और रॉयल्टी केंद्र की और राज्य की सरकार राजस्व में 12% का योगदान यह दिया है, तो ये भी आंकड़ा याद रखना है। इसके बावजूद 2030 में मद में जीवाश्म ईंधन और उसके उपभोग के लिए 2020 के स्तर के नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है, आसान नहीं होगा। अब 9 साल जो पिछला विगत 9 साल रहा है अर्थात नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है, इसमें अक्षय ऊर्जा के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति की गई है। ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 2022 तक के आपको 167.75 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में सफलता प्राप्त किया है। हम लोग 150 लक्ष्य रखे हैं, फिर 500 लक्ष्य रखे हैं, ये सब आंकड़े आप लोग को पहले ही बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसमें 167 वाले में 63.30 गीगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त हुआ है। तो काम क्या करना है, आपको बना लेना है, क्या एक सेकेंड रुक जाइएगा, कलर चेंज करूँ, आपको एक डायग्राम बनाना ऐसे है, यहाँ पर लिखना है, ऐसे पढ़ा लेना है, जहाँ पर ज़्यादा जिसका होगा वैसे बना लेना है, ठीक ना। यहाँ पर लिख देना अक्षय ऊर्जा, टोटल कुल ऊर्जा लिख लेना, कुल ऊर्जा यहाँ पर लिख लेना, अक्षय ऊर्जा कुल, मान लीजिए 167 जितना भी होगा वो कर लेना है, यहाँ पर आके अक्षय ऊर्जा कुल ऊर्जा। उसके सौर ऊर्जा से कितना प्राप्त हो यहाँ लिख लेना है। उसी तरह आपको पवन ऊर्जा से, उसके बायोफ्यूल से, ऐसे एक डायग्राम आपको बना लेना है, आपको इस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करने के लिए, ठीक है ना, कि आंकड़े का बेहतर प्रबंधन किया जा सके, इस चीज़ को समझना है। उसी में 41.93 गीगावाट पवन ऊर्जा, 10.73 गीगावाट बायोफ्यूल से, बायो पावर से, हाइड्रो पावर से, स्मॉल हाइड्रो पावर से 4.994 गीगावाट और 6.78 गीगावाट परमाणु बिजली क्षमता से प्राप्त किया। वही 78.75 गीगावाट कुल क्षमता वाली अक्षय ऊर्जा भी कुल परियोजना निर्माणाधीन है। तो आपको 167 में 78 जोड़ दीजिएगा तो लगभग आपको 2335 के आसपास के गीगावाट के आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आने वाले समय में और भी हम उपलब्धि हासिल करेंगे। अब है कि यहाँ ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा क्षमता लिहाज से लगभग 16,340 मेगावाट क्षमता के साथ राजस्थान शीर्ष पर है, 8500 मेगावाट क्षमता के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर है और 7885 मेगावाट के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर। तो क्या बताइए आप लोग, पीटी फैक्ट में यही सब प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग बोलिएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। अगर सौर ऊर्जा क्षेत्र में ये सब लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, सौर ऊर्जा में कौन प्रथम स्थान है, द्वितीय तृतीय स्थान है, क्षमता तक पूछ देता है, तो आप लोग चीज़ों को कवर करने की कोशिश कीजिए तो एग्जाम जरूर निकलेगा। अब 2022 में सौर बिजली उत्पादन क्षमता 38% है, वार्षिक वृद्धि दर 95.1% है। ये सब आंकड़े आपको याद रखने चाहिए। अब याद रखिएगा 2-3 चीजें यहाँ पर, पर्यावरण अनुकूल समृद्धि जो है महत्ता को बढ़ाने के लिए क्या क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है 2047 तक स्वतंत्रता 100 वर्ष के पड़ाव की दिशा में 4 क्रांतिकारक परिवर्तन लाने वाले अवसरों को चुना है। तो ध्यान रखिएगा चुना है उसमें हरित ऊर्जा उसमें से एक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया जब बजट आया था उस समय न्यूज एनालिसिस में, ये 4 पड़ाव जो है 4 क्रांतिकारी परिवर्तन कौन कौन से, चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा उत्तर के तौर पर। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। उसके बाद देखिए ये आप लोग याद रखनी चाहिए हाइड्रोजन हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन जैव खाद, ये सब जो चीजें हैं भविष्य में टिकाऊ भविष्य ऊर्जा उत्पन्न करेगा, इसको लाभ लेना है। अब ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जितना भी ऊर्जा संसाधन संबंधित टॉपिक वहाँ पर आप कर सकते हैं। सरकार के लक्ष्य जो निर्धारित करने वाले जो सेक्टर हैं उसमें भी आप कवर कर सकते हैं। कोर सेक्टर में डाटा देना हो तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप बेहतर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आप ध्यान रखिएगा आपको इसको भी कवर कर लेना है, मानव सहयोगी या प्रतियोगी, इस पर आपको आइडियोलॉजी डेवलप किया गया। इस पर पहले भी मैंने न्यूज एनालिसिस किया हूँ एआई के संदर्भ में, तो वही नए तरीके से प्रस्तुत किया गया, तो इसे आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें सेम टू सेम है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ई कचरा निस्तारण सतर्कता जरूरी है, तो इस पर भी मैं पहले ई कचरा के संबंध में जब आपको याद होगा अवशिष्ट प्रबंधन जब लगाया था, आपको ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया था, आपको जुर्माना लगाया था राज्यों पर, तो मैंने वहाँ ई कचरा प्रबंधन के बारे में बात किया था। तो आपको उस न्यूज़ को देख लेना, सारे का लिंक मैं अवेलेबल करवा दूंगा, कवर हो जाएगा। बस ध्यान रखना यहाँ पर जो जो चर्चा की अंडरलाइन किया गया उसे कवर कर लेना है। जैसे यहाँ पर बातें की गई 2021-22 में देश में उत्पन्न
16 लाख टन ई कचरा 33% रिसाइकिल किया गया। बाकी शेष जो 67% कचरा है वो ऐसे ही देश में पड़ा है जहर के तौर पर। इसे आप लोग को आंकड़ा रख लेना है, लिख लेना है। अब याद रखिएगा, केडियम रे ट्यूब निकलते हैं कहाँ से? टीवी के पुराने कंप्यूटर मॉनिटरिंग से रिसाइकिल करना अब मुश्किल हो जाता है। कचरे से लेड, मर्क्यूरी, केडियम जैसे घातक तत्व निकलते हैं। उसी तरह सबसे खतरनाक कूड़ा बैटरी, कंप्यूटर, मोबाइल से होता है, जिसमें पारा, कोबाल्ट और न जाने कितने किस्म के जहरीले रसायन होते हैं। केडियम से फेफड़े और किडनी प्रभावित होती है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपको नुकसानदेह होता है। ये सब आंकड़े आपको कवर कर लेना है। अब याद रखिए, देश में अधिकांश शहरों में ई जो कचरे प्रबंधन लगभग 97% अवैज्ञानिक तरीके से होता है। मात्र 3% चीज़ें आपको कवर की जाए, बाकी ऐसे ही चीज़ें फेंक दी जाती है। अब इसका एक अच्छा बेहतर आपको थोड़ा सा न्यूज़ है, जिसमें ई कचरा महज कचरा और आफत ही है। आपको झारखंड जमशेदपुर स्थित एक राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला ने धातु निष्कर्षण के विभाग ने ई कचरा से छिपे सोने खोजने की सस्ती तकनीक खोजी है। इसके माध्यम से ई कचरे से 1 टन ई कचरे से लगभग 350 ग्राम सोना निकाला जा सकता है। अगर ये धरातल रूप से कार्य करना शुरू कर दिया तो हम लोग कचरा प्रबंधन को बेहतर तरीके से आप लोग कवर कर सकते हैं। चलिए, एक मेंस का क्वेश्चन आप यहाँ से लिखिएगा। ई कचरा के बढ़ते प्रभाव से, ई कचरा के बढ़ते प्रभाव ने इसके प्रबंधन के नए नए मार्ग खोले हैं। इसके प्रबंधन के नए नए मार्ग खोले हैं। आपकी दृष्टि से वो मार्ग कौन कौन से होने चाहिए और इसका युक्ति प्रबंधन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, इसके संबंध में चर्चा करना है। तो इसका क्वेश्चन आपको कहाँ भेजना है? आपको युक्ति या इसका एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, या तो जो दैनिक जागरण का पेड ग्रुप शेयर परचेज किए हुए उस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा रात के 10 PM तक, ठीक ना, ताकि मैं चीज़ों को कवर करके आपको शेयर कर दूँ। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं हम लोग फिर कल नए न्यूज एनालिसिस के साथ। प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और शब्द सीमा का ख्याल रखिएगा, ठीक ना, और लगातार प्रयास कीजिए। तब तक फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।